गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका शिक्षक, आपका गुरु एन.के. सर एंड वेलकम इन माय क्लास. टुडे आई एम एट जोहार एडू कैंप which is very famous in the Jharkhand state and very popular in Jharkhand last 1 or 2 years. आपके झारखंड में जो शिक्षा की जो क्रांति लेकर के आए हैं हमारे सर पांडे सर, तो उनके सौभाग्य से उनके द्वारा मैं आज आपके सामने इस जोहार एजुकेशन कैंप पे हूँ. मेरा नाम है निर्देश भारद्वाज और इससे पहले आप बहुत से सारे जगहों पर मुझे देख चुके होंगे. आई एम टीचिंग हिस्ट्री एंड आई हैव बीन टेकिंग क्लासेस ऑफ द हिस्ट्री लास्ट 12 ईयर्स इन मुखर्जी नगर, दिल्ली, एनसीआर एंड करोल बाग एटसेट्रा. आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ. आपका जो जेपीएससी का, झारखंड पीसीएस का जो पेपर हुआ है उसको मैं आज आपके सामने सॉल्व करने के लिए हाजिर हूँ. ठीक, तो आइए हम सीधे चलते हैं ओवर टू क्वेश्चन पेपर. आपके सामने क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है. इस क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन हैं. 10 क्वेश्चंस हैं जो कि पीटी टाइप के हैं, एमसीक्यू टाइप के हैं. फिर उसके बाद में लॉन्ग आंसर्स है जो मेंस की तरह हमें डिस्क्रिप्टिव में लिखने होते हैं. तो मेरे हाथ में भी ये जेपीएससी का पेपर लगा हुआ है जो कि आपके सामने है. पहले हम जो है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं, फिर हम जो है मेंस के लॉन्ग क्वेश्चंस पर जो है हम आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. फर्स्ट सेक्शन ऑब्जेक्टिव, वास्तुनिष्ठ प्रश्न. द ब्यूटीफुल फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदड़ो. डांसिंग गर्ल, ठीक, एट मोहनजोदड़ो वाज मेड ऑफ. पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो से जो नाचती हुई एक लड़की या नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो किस धातु की मिली है. जिन बच्चों ने मुझसे कभी हिस्ट्री की क्लास ली होगी तो इसके लिए मोहनजोदड़ो में मैंने हमेशा एक पॉइंट लिखाया है, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल. ये मेरा की पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. चाहे यह क्वेश्चन किसी भी एंगल से, कितनी भी लैंग्वेज बदल करके आ जाए, पर इस क्वेश्चन का आंसर मेरी पढ़ाई हुई क्लास के हर बच्चे को इसी छोटी सी लाइन से मिलेगा. क्या लाइन होगी? ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल. जब मैं आपको मोहनजोदड़ो पढ़ाता हूं तो मोहनजोदड़ो में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उनके बारे में बताता हूं. तो जब भी आप निर्देश भारद्वाज का कोई नोट्स देखोगे उसमें आपको आंख बंद करके बहुत ही शानदार तरीके से एकदम प्यारा सा आंसर मिलेगा. तो इसका आंसर है ब्रॉन्ज. ये जो नृत्य करती हुई धातु की जो मूर्ति है वो कांस्य धातु की है. इसका और भी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कहां से मिली है, तो इसमें दिया हुआ है मोहनजोदड़ो से मिली हुई है. ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 2. द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हिंदी में कहते हैं स्थानीय स्वशासन. स्थानीय स्वशासन हमारे भारत में किनकी देन है, ये जो है आपसे पूछा जा रहा है. स्थानीय स्वशासन के बारे में आप जानते हैं, जैसे हमारे यहाँ आज पंचायती राज व्यवस्था है या म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिकाएं जो है, जो कि हमारे आर्टिकल में या पार्ट 9 और 9A में लिखी हुई है उससे संबंधित है. इस क्वेश्चन को हिस्ट्री में पूछा हुआ है कि यह कहां से आया. तो इसमें जो है चोल एडमिनिस्ट्रेशन या गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन या विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन या मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. पूछा जा रहा है कि इन चारों में से यह किससे जुड़ा हुआ है. तो इसका सही आंसर है चोल एडमिनिस्ट्रेशन. हमारे भारत में मध्यकालीन इतिहास में एक चोला डायनेस्टी आती है. ये चोला डायनेस्टी 2 जगह है मेरे प्यारे बच्चों. एक चोला डायनेस्टी ये एंशिएंट हिस्ट्री में है, प्राचीन इतिहास में है, जहां पर 3 डायनेस्टी आपको पढ़ने को मिलती है, चोल,
चेल और पांड्य। यही चोला डायनेस्टी आगे चल करके मध्यकालीन इतिहास में दोबारा रिमर्ज होती है, दोबारा उभरती है, जिसका फाउंडर विजयालय होता है। उसी विजयालय की डायनेस्टी के द्वारा हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। इसको बाद में अंग्रेजों ने भी हमारे यहाँ जो है इंट्रोड्यूस किया था, और इंट्रोड्यूस करने वाला जो अंग्रेज है उसका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, रिपन का नाम आपने सुना होगा। इसने जो है फिर हमारे यहाँ इस स्थानीय सुशासन को इंट्रोड्यूस किया, बाद में फिर भारत सरकार ने इसको अपने सिस्टम में लगाया। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे दोस्तों, आ जाइए। झारखंड के पीसीएस में आपका स्वागत है और जोहार एडू कैंप में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। द मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज नोन एज। ये क्वेश्चन पिछले हालिया समय में मैं देख रहा हूँ 2-3 साल में बड़े सारे एग्जाम में पूछा गया है, इवन के यूपीएससी में भी पूछा गया 2 साल पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत जो हमारा एक टॉपिक है उसमें मिलिट्री डिपार्टमेंट का क्या नाम है? सैन्य विभाग का जो है किस नाम से जाना जाता है? सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता है? दीवाने रसालत, ठीक है, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा और दीवाने अमीरे को ही इसका सही आंसर है दीवान ए अर्ज। क्या सही आंसर है? दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था और इसका जो मुखिया होता था, इसका जो मंत्री होता था वो होता था दीवाने आरिज। तो इसका जो मंत्री जो होता था वो होता था दीवाने आरिज। और एक बात और बता दें जो आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, चाहे पीटी हो या मेंस हो, इसको जो है शुरुआत करने वाला जो राजा है वो बलबन है। दिल्ली सल्तनत का दास वंश का जो राजा है वह बलबन है, जिसने सैन्य विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी? शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या है? एक छोटा सा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है कि शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या है? फरीद खान, अकबर, जहीर और जो है साहब, ये नाम है। हम जानते हैं, बहुत पॉपुलर छोटा सा क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इस पर। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम जो फरीद खान था, बाद में यह शेर खान बना और बाद में यह शेर शाह सूरी बना। ये सब चीज़ें हम आपको अपनी क्लास में बताते आए हैं, फिर आपको बहुत जल्दी ही ये चीज़ें सुनने का और समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की क्लास के तहत। तो चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका आंसर होगा फरीद। इसका आंसर होगा फरीद। इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों फरीद। फरीद जो है इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दारा शिकोह वाज द ऑथर ऑफ विच? दारा शिकोह वाज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स? दारा शिकोह इनमें से किस किताब का जो है लेखक है? सबसे पहले दारा शिकोह है कौन? तो दारा शिकोह शाहजहां का जो है बेटा था। ठीक है, दारा शिकोह जिसे सेकंड अकबर के नाम से जाना जाता है, इसे सेकंड द्वितीय अकबर के नाम से जाना जाता है। और इसमें सफीनत उल औलिया और सकीनत उल औलिया और मजमा उल बहरैल, ये सब किताबें लिखी, इसलिए आंसर होगा ये वाला, ऑल ऑफ द एबव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। दारा शिकोह जो फेमस है वो है उपनिषदों के लिए। आपको बता देते हैं, उपनिषद हमारे हिंदू धर्म से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित जो उपनिषद हैं, जिनकी संख्या 108 है, उनमें से 52 उपनिषदों का इसने जो है ट्रांसलेशन किया था और उसका नाम था सिर्रे अकबर। सिर्रे अकबर, सिर्रे अकबर के नाम से जो है इसने क्या किया था? ट्रांसलेशन किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 6। अगला हमारा क्वेश्चन है इसमें 6। क्या क्वेश्चन है 6 हमारा? In which year a royal commission was appointed to examine the trafficking of intoxicating drugs in India? भारत में ड्रग्स के अवैध व्यापार के लिए एक कमीशन बनाया गया था। इसका क्या सही आंसर है? तो ये जो अंग्रेजों ने जो ये बनाया हुआ था, अंग्रेजों के समय में बना था, इसका सही आंसर है 1893। ठीक है, तो 1893 में एक रॉयल कमीशन बनाया गया था
अपॉइंट किया गया था, ठीक है, जो कि इनटॉक्सिकेटिंग जो ड्रग्स होते हैं, जो जहरीले ड्रग्स होते हैं, उनकी तस्करी को रोका जा सके। और इस समय जो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन। तो मैं केवल यहाँ पे ग्लैडस्टोन लिख दूंगा। तो ग्लैडस्टोन के प्रधानमंत्रित्व के समय में 1893 में इसकी स्थापना हुई थी और 95 में इसकी एक डेट और आती है, 95 में फिर इसको जो है परमानेंटली जो है परमानेंट कर दिया गया था कि अब यह कमीशन बन गया और आगे चलता रहेगा। तो इसकी 2 डेट जुड़ी हुई है, 93 इसमें है, 95 इसमें नहीं है, लेकिन आंसर हमारा 93 होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इसके बाद 7। क्वेश्चन नंबर है 7। गांधी वाज थ्रोन आउट द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ड्यूरिंग हिज फर्स्ट जर्नी फ्रॉम डरबन टू। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि जब गांधी जी डरबन से कहाँ के लिए यात्रा कर रहे थे जब उनको डिब्बे से फेंक दिया गया। तो ये कहानी आपको पता ही होगी कि गांधी जी के दोस्त ने अफ्रीका में गांधी जी को बुलाया था, क्योंकि हमारे भारत के जो लोग थे उनके साथ बहुत बड़े अत्याचार हो रहे थे। गांधी जी 1893 में गए। गांधी जी को नहीं पता था कि वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन कौन से हैं, इसीलिए जब गांधी जी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जाकर के बैठ गए और जब गांधी जी डरबन टू प्रिटोरिया यात्रा कर रहे थे, कहाँ पे, डरबन टू प्रिटोरिया यात्रा कर रहे थे, तो मोरित्सबर्ग नामक जो है एक जगह है, वहां पे गांधी जी को बीच में फेंक दिया गया था। तो जिस जगह पे उतारा गया था उसका नाम है मोरित्सबर्ग। ठीक है, मोरित्सबर्ग नामक जगह पे जो है उनको उतार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 8। हु गेव द फेमस कॉल चलो दिल्ली। चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? 4 नाम इसमें है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी साहब का जो फेमस जो स्लोगन है वह है इंकलाब। हसरत मोहानी साहब का जो फेमस स्लोगन है वो है इंकलाब। चलो दिल्ली या दिल्ली चलो का नारा हमारे इतिहास में 2 जगह बहुत फेमस है। कितनी जगह फेमस है? 2 जगह बहुत फेमस है। एक फेमस है सुभाष चंद्र बोस का और दूसरा फेमस है 1857 के हमारे जो सोल्जर्स हैं या जो सेपॉय थे, उन्होंने मेरठ में ये नारा दिया था। मेरठ में ये नारा दिया था, चलो दिल्ली। तो कहाँ चलना था? मेरठ से दिल्ली चलना था, तो चलो दिल्ली। ठीक है, ये 2 जगह जो है स्लोगन आता है। इसमें जो है आंसर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा जो है दिया था 1943 के आसपास, जब विदेश में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना बनाई थी, की थी सुभाष चंद्र बोस ने तब। ठीक है, तो इसका सही आंसर सुभाष चंद्र बोस। हालांकि इसमें शब्द में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, कई बार ये दिल्ली चलो होता है, कई बार जो है चलो दिल्ली होता है। बेसिकली ये जो है वो दिल्ली चलो है, लेकिन इसमें जो है चलो दिल्ली है। खैर, आंसर के हिसाब से आंसर जो है इसमें ऑप्शन के हिसाब से सुभाष चंद्र बोस है। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके झारखंड से जुड़ा हुआ है, और आपके लिए हमारे जो पांडे जी सर हैं, आपके जो जोहार एजुकेशन कैंप के जो ऑनर है, फाउंडर है, संस्थापक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसी मेहनत का नतीजा है कि अगर झारखंड का भी कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से आपसे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वाई वाज बिरसा मुंडा रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन ऑन 30 नवंबर 1987 CE बिफोर एक्सपायरी ऑफ दिस सेंटेंस ऑफ हिज सेंटेंस। उनको अपनी मृत्यु से पहले बिरसा मुंडा साहब को, जिनको भगवान कहा जाता था, क्यों मुक्त कर दिया गया? 4 ऑप्शन है। हिज हेल्थ कंडीशन वाज बैड, उनकी हालत बहुत खराब थी। डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ एम्प्रेस विक्टोरिया, पॉपुलर प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, और मर्सी पिटीशन फेल्ड बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज ऑन हिज बिहाफ। तो इसका सही आंसर ये है कि इस समय हमारे भारत में जो विक्टोरिया थी, हमारे भारत में क्यों, इंग्लैंड में जो क्वीन विक्टोरिया थी उसकी जो है डायमंड जुबली जो है सेलिब्रेट हो रही थी इसी 1978 में। डायमंड जुबली का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों 60 साल। कितना? 60 को डायमंड कहते हैं, 60 ईयर्स। तो ये जो रानी विक्टोरिया है ये
1838 में जो है क्वीन बनी थी, और 1830 क्वीन में अगर 60 हम जोड़ देंगे तो 1898 होगा। तो 1898 में जो है इनकी डायमंड जुबली जो है बनने वाली थी, डायमंड जुबली 60 साल की। तो इसीलिए जो है ये इनको यहाँ मुक्त करने की जो है योजना बनाई गई थी। ठीक है, 1937-38 में ये जो है बनी थी क्वीन। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये जो है इनका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट है 10। तो इसका सही आंसर होगा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद डिटेल वाले लार्ज क्वेश्चंस को हम जो है करेंगे। ठीक है, तो आइए, When was Gaya session of Indian National Congress held in which 800 tribes from छोटा नागपुर, झारखंड का क्वेश्चन है, झारखंड से संबंधित है। कब जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ? बेसिकली इसमें जगह दिया हुआ है गया सेशन, और गया सेशन की जो महत्वपूर्ण डेट है मेरे प्यारे बच्चों वो 1922 है। इस 1922 के गया सेशन के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था CR दास। इन्हीं CR दास के नेतृत्व में ये 1922 का गया सेशन हुआ था। ठीक है, और एकमात्र जो है ये अधिवेशन था CR दास की चेयरमैनशिप में, अध्यक्षता में। तो इसका आंसर है 1922। इसके बाद में अब हम आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पर। तो ये 10 क्वेश्चंस जो है छोटे छोटे, जिन्हें MCQ कहते हैं, PT टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इनके बाद अब आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपके सामने लिखे हुए हैं, एक है सिंधु घाटी सभ्यता से, एक है शेरशाह से, और एक और है महात्मा गांधी जी से। वह 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 करते हुए इन 3 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड के मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपका बहुत ही हॉट वेलकम करता हूं जोहार एडुकेट कैंप पे। हमारे जो फाउंडर हैं RK पांडे सर, बहुत ही अच्छे और नेकदिल इंसान हैं। पिछले काफ़ी समय से आपके लिए जो प्रयास उन्होंने किए हैं वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। पूरे झारखंड में इस जोहार एजुकेशन के द्वारा उन्होंने जो है एक क्रांति लाती है। जो चीज़ें आपको हिंदुस्तान के किसी जगह से जो है नहीं मिल पा रही थी, आप दिल्ली आने के लिए परेशान होते थे, लाइव क्लास ढूंढना चाहते थे, वो इस जोहार एजुकेशन के द्वारा आपको घर बैठ कर के बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ आपको ये क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं। इसी क्लासेस का नतीजा है कि जो आपका बिहार झारखंड PCS का जो ये एग्ज़ाम हुआ है उसके जो क्वेश्चंस हैं आपको तत्कालीन और तुरंत ही लाइव आपके सामने जो है आ रहे हैं। तो चलिए, अगला हमारा जो है सेक्शन है वो मेंस टाइप क्वेश्चन है, जिन्हें हम कहते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनका जो व्याख्या या जो आंसर जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा। तो इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन लग गए हैं, चलिए हम हिस्ट्री के क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये है हिस्ट्री के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डिस्कस, मैं इसको आपके लिए जूम कर देता हूं ताकि आपको जो है इसका सही। डिस्कस द मोस्ट इंप्रेसिव फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फीचर है उनकी चर्चा करनी है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा करें। आइए, तो अब हम जो है अपने इस टॉपिक पर आते हैं। यह जो क्वेश्चन है आपका, ये सबसे पहले तो आपका वेलकम है एक बार फिर बहुत अच्छे कलर के साथ। जोहार एजुकेशन कैंप, ठीक, चलिए। और यह जो क्वेश्चन है ये एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से, यानी इतिहास के जो फर्स्ट सेक्शन है उससे है, और उसमें भी जिस टॉपिक से है उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये जो है क्वेश्चन है, ठीक। तो आइए, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में जो है चर्चा करें। तो आइए सिंधु घाटी सभ्यताओं की चर्चा करते हैं। अगर हम पहली चर्चा करते हैं सबसे पहले, तो सिंधु घाटी सभ्यता
जो है एक विस्तृत क्षेत्र में, बहुत लॉन्ग एरिया में जो है ये। तो अगर हम इसकी बात करते हैं एरिया, तो अगर हम इसकी एरिया की बात करते हैं तो इंडिया का 2/3 पार्ट जो है इसके द्वारा जो है कवर्ड था। इसका इंडिया का 2/3 हिस्सा जो है इसका कवर्ड था। और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो शेप है, जो आकार है, वो ट्रायंगुलर था। कैसा है? त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो शेप है, ये इसकी विशेषता है, ये इसकी क्वालिटी है, वो ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है। ये सभ्यता जो है चारों दिशाओं में बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, चारों डायरेक्शन में जो है बहुत अच्छे से फैली हुई है। अगर हम चारों डायरेक्शन की बात अगर हम थोड़ा सेपरेटली देख लें तो नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट, चारों दिशाओं में ये सभ्यता जो है फैली हुई है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो भारत में चारों दिशाओं में ये सभ्यता जो है फैली हुई है। ये सभ्यता जो दुनिया के 3 कंट्रीज, 3 देशों में जो है पाकिस्तान में है, और ये फिर उसके बाद इंडिया में है, और थोड़ा सा नाम मात्र के लिए ये जो है अफगानिस्तान में है। 3 देशों में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है फैल, ये इसके फीचर्स हैं। ठीक है, अब यह जो सिंधु सभ्यता जो फैली हुई है, या यह जो है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपको सिंधु सभ्यता में जो सभ्यता शब्द है, जो सिविलाइजेशन जो वर्ड है, अगर आपको उसके बारे में पता है, तब जो है आप जो है उसको जो है बड़े आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए, सभ्यता का मतलब क्या होता है? ये जो सिविलाइजेशन जो वर्ड है, जो सभ्यता जो वर्ड है, अगर इसका मतलब पता है तो इस क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सभ्यता का मतलब होता है हम लोगों का खाना पीना, पूजा पाठ, रहन सहन, घर मकान, दुकान, कपड़े लत्ते, सब चीज़ जो है सभ्यता में जो है आ जाती है। ठीक है, तो सब चीज़ जो है सभ्यता में आ जाती है, इसे ही जो है हम सभ्यता। तो हम लोग जो है सभ्यता में इसी को जानते हैं, अपना खाना पीना, पूजा पाठ, भाषा बोली, कपड़े लत्ते, देवी देवता, है ना, सब। तो जब अगर रहन सहन की बात आती है तो रहन सहन में सब कुछ आ जाता है। जैसे हम लोग रहन सहन में हैं, ठीक है, तो आइए उसी रहन सहन के आधार पर तो रहेंगे कहाँ? हम तो अपने घरों में रहेंगे। तो आइए अब घरों की बात करते हैं कि जो है, तो घरों की बात करते हैं इसकी। तो इसका एक और बेसिक फीचर है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है टाउन प्लानिंग। अगर हम घरों की बात करते हैं तो वो है टाउन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक बहुत अच्छी विशेषता, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है, वो आता है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग क्या होती है? आइए मैं आपको जो है टाउन प्लानिंग के बारे में जो है बताता हूँ। टाउन प्लानिंग को हिंदी में कहते हैं नगरीय योजना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना के बारे में कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि मान लीजिए सबसे पहले तो ये है कि ये जो है एक हमारे पास एरिया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये कोई एरिया है, और इस एरिया में जो है हमें टाउन प्लानिंग जो है बनानी है। तो ये जो है रोड जो है बने हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ठीक है, तो रोड के बारे में आपको बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो रोड हैं वो राइट एंगल पर जो है एक दूसरे को काटते हैं। तो टाउन प्लानिंग में अगर बात हम करते हैं रोड्स की, तो रोड्स जो है आपको बताना है कि ये राइट एंगल पर जो है ये जो है काटते हैं। राइट एंगल को कहते हैं हम समकोण पर, रोड एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? समकोण पर जो है एक दूसरे को ये काटते हैं। ठीक है, अब ये जो रोड के किनारे जो है हमारे आपके बने होते थे मकान, तो बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर जो है मकान बने होते थे। ठीक है, इन मकान में जो है ये मकान कच्ची ईंटों के या पक्की ईंटों के दोनों के बने होते थे। इन मकानों के अंदर किचन, बाथरूम और कुआ, इस एरिया में कुआ, ये सब चीज़ें पाई जाती थी। लेकिन विशेष बात क्या है कि इन मकानों के जो गेट हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो मेन रोड की न ओर होकर के वो पीछे की तरफ खुलते थे। तो गेट्स ऑफ द हाउसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर ओपन्ड टू बैक साइड ऑफ द मेन रोड। मेन रोड के बैक साइड की ओर खुलते थे। इनका उद्देश्य था कि ये जो मेन रोड है हमारा, ये साफ सुथरा जो है पड़ा रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं।
एक क्वेश्चन आता है आपके ही एग्जाम में आया हुआ है कई बार कि इस सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन या नगरीय योजना क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो यहाँ पे जो वाटर ड्रेनेज जो सिस्टम है, ये सबसे बेसिक फीचर में से एक है वाटर ड्रेनेज सिस्टम। जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है इसको हिंदी में कहते हैं जल निकासी की व्यवस्था। ये इसका बहुत बेसिक फीचर है, जल निकासी की व्यवस्था। जो इसकी जल निकासी की जो व्यवस्था है वो सबसे बेस्ट है। जब हम अपनी इस सभ्यता की बात करते हैं कि इस सभ्यता के कंटेम्परेरी में कोई और सिविलाइजेशन पाई गई है क्या, तो निश्चित रूप से मेरे प्यारे दोस्तों एक और कई सिविलाइजेशन, जैसे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है और मिस्र की सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन है। हमारी इस सभ्यता की तुलना मेसोपोटामिया की सभ्यता से की जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी जल निकासी की व्यवस्था जो पाई गई है। तो जल निकासी की व्यवस्था कैसे पाई गई है कि किसी के घर में जो फंक्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए किचन होती है, बेडरूम होता है, बाथरूम होता है, तो उनमें से जो है पानी जो है एक एक पाइप के द्वारा चारों तरफ से आकर के, और एक मेन होल होता था, ठीक है, एक जो है मेन होल होता था, उसमें आकर के ये जो है सब नालियां जो है मिल जाती थी और उसके द्वारा फिर पानी घर से बाहर जो है निकलता था। और इसकी क्या विशेषताएं हैं कि ये जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है ना, ये पत्थर के टुकड़े से कवर्ड होता रहता था। ऑल ड्रेनेज सिस्टम या नालियां वर कवर्ड बाय द स्टोन, एक पत्थर या पीस ऑफ स्टोन, पत्थर के द्वारा जो है ये ढकी होती थी, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, इस स्ट्रक्चर के दो पार्ट जो है होते थे। किसी भी जो सिटीज है, जितने भी यहाँ पे सिटीज मिले हैं, उन सिटीज के मोस्टली दो पार्ट होते थे, सिर्फ धौलावीरा को छोड़ करके। तो मान लीजिए कि ये मैंने एक पार्ट बनाने की आपको समझाने की कोशिश की। ये एक नगर है और इस नगर के दो पार्ट मैंने बनाए, एक का नाम रखा मैंने ए आपके लिए और एक का नाम रखा मैंने बी। अब ये दो पार्ट्स का मतलब क्या है कि एक जो है ये इस प्रकार से है और ये जो है इस प्रकार से है और ये जो है इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखिए, सिटी का जो ए पार्ट है वो जमीन से लग करके बनाया हुआ है, इसीलिए इसको निचला दुर्ग या लोअर पार्ट जो है कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निचला दुर्ग या जो है लोअर पार्ट कहते हैं। और ये जो बी वाला जो पार्ट है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता है, इसे कहते हैं आधार या प्लेटफॉर्म। क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म जो है इसको कहा जाता है। तो इसका जो बी पार्ट है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है बनाया जाता था, इसलिए ये ऊंचा होता था। तो हमारे जो हिस्टोरियन से उन्होंने अनुमान लगाया है कि इस वाले पार्ट में जो कि नीचे जो बनाया गया है, इस वाले पार्ट में जो है पुअर लोग जो है रहते होंगे और इस वाले पार्ट में जो है रिच पर्सन्स जो है रहते होंगे। जो गरीब लोग हैं वो निम्न वाले पार्ट में रहते होंगे और जो अमीर लोग हैं, जो धनी वर्ग है, वो ऊपर वाले पार्ट को रहता होगा। इस बी वाले पार्ट को कहा जाता है सिटडेल। इसको कहा जाता है सिटडेल। सिटडेल का मतलब होता है दुर्गीकृत किया हुआ एक ऊंचा क्षेत्र। जब हम किसी चीज की बाउंड्री कर देंगे तो जनरली वो जो है उससे ऊंचा बन जाएगा। तो ये जो बी वाला जो पार्ट है ये दुर्गीकृत किया हुआ है, ठीक है। तो अन्य जगहों की तुलना में ये ज्यादा ऊंचा होगा और ये जो है सेफ होगा, बिल्कुल जो है ये सेफ होगा। तो एक बार जो है आपके सामने ये जो सिस्टम है इसको आप देख लीजिए कि यह जो एरिया है इंडिया का 2/3% एरिया है, त्रिभुजाकार इसका आकार है, चारों दिशाओं में ये फैला हुआ है, 3 कंट्री में ये डेवलप है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। टाउन प्लानिंग जो है इसकी मेजर फीचर है। टाउन प्लानिंग के बारे में ये जो है सब मैंने आपको जो है बताया है। और यहाँ पे टाउन प्लानिंग में किसी भी टाउन को अगर बस एक चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन लिखना है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पीटी के पॉइंट नहीं डालने, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, धौलावीरा। धौलावीरा जो हमारा जो सिटी है वो 3 पार्ट में जो है बटा होता था। वो जो है 3, ए, बी और सी। बाकी जो जितने भी हमारे जो शहर हैं वो 2 पार्ट में जो है बटे होते थे। कितने पार्ट में बटे होते थे? 2 पार्ट में जो है ये बटे होते थे। आइए इसकी और विशेषताओं की बात करते हैं। अब देखिए, जो मेन जो पॉइंट है वो आप समझिए। इसकी विशेषताएं तो अभी बहुत है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन हमारे एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन जो है आपसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा करें।
तो विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन विशेष प्रभावशाली विशेषता कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, विशेष प्रभावशाली जो इसमें जो विशेषता है, जिसका आंसर पे आपको ज्यादा फोकस करना है, वो करना है आपको इसको टाउन प्लानिंग। किस पे करना है? वो टाउन प्लानिंग के ऊपर करना है। बाकी आपको थोड़ा थोड़ा सब बताना है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताना है, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे करना है? टाउन प्लानिंग पे करना है। इसलिए आपने गौर करेंगे इस बात पे कि मैंने शुरुआत तो सबसे की, ठीक है, मैंने शुरुआत तो सबसे की, ये भी पॉइंट बताए, सब पॉइंट बताए, लेकिन जो मैंने फोकस जो किया है वो टाउन प्लानिंग के ऊपर किया है कि इस शहर की जो है टाउन प्लानिंग जो है किस प्रकार से जो है हुआ करती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो है ट्रेड कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या व्यापार था या नहीं था। तो बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार था, ये इसकी विशेषता है, क्योंकि यहां से बड़े सारे डॉकयार्ड का मतलब होता है गोदीवाड़ा। तो यहाँ से जो है गोदीवाड़ा के जो है साक्ष्य मिले हैं, और गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो है गुजरात से जो है एक डॉकयार्ड, गुजरात के लोथल शहर से एक डॉकयार्ड या बंदरगाह पाया गया है, जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि निश्चित रूप से यहाँ पर जो है ट्रेड जो है व्यापार जो है होता होगा। और व्यापार के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा जिस कंट्री से हमारा रिश्ता जो जोड़ा जाता है वह है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उससे जो है हमारा ये लिंक जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं ट्रेड अगर है तो एग्रीकल्चर होती थी क्या, फसल होती थी क्या? तो बिल्कुल बड़ी सारी फसल होती थी हम इस सभ्यता में, जैसे वीट माने गेहूं, बार्ले माने जौ, ठीक है, जैसे सीसम माने होती है तिल, ठीक है, डेट्स माने होते हैं खजूर। तो इन चीजों की खेती इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पाई गई है। ठीक है, अब और भी हम कुछ चीजें जो बता सकते हैं इसके बारे में कि यह जो हमारी जो टाउन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग पे थोड़ा, इनके घर जो है किस चीज के बने होते थे, मेड ऑफ किस चीज के बने होते थे? तो ये जो है ब्रिक्स के बने होते थे। ब्रिक्स जो है दो प्रकार की होती थी, एक कच्चा ब्रिक्स, कैसा? एक कच्चा और एक पक्का। तो दोनों ही प्रकार के कच्चा और पक्का, बर्न एंड नॉन बर्न या अनबर्न से जो है ये बने होते थे। ये जो है इसकी विशेषताएं हैं। और इस सभ्यता में क्या पाए गए हैं? इस सभ्यता के अगर हम रिलीजियस पॉइंट की बात करते हैं, किसकी? धार्मिक, रिलीजियस। थोड़ा सा हमारे इस क्लास के बाहर कोई डिस्टरबेंस है तो उसको लेकर के आप परेशान न हो, ठीक है। रिलीजियस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो गॉड है, ठीक है, और जो गॉडेस है उनके बारे में भी जो है जानकारी मिली है। जो मदर गॉडेस है उसके जो है साक्ष्य मिले हैं, और जो गॉड है उनका नाम है पशुपति महादेव। तो यहाँ पे जो है हमारे देवी देवताओं की जो है जानकारी मिली है। और इसमें आप क्या बता सकते हैं? बहुत कुछ बता सकते हैं। यहाँ से जो है आयरन के अवशेष, लोहे के अवशेष जो है यहाँ पे नहीं मिले हैं। स्वार्ड माने तलवार के अवशेष नहीं मिले हैं। टेम्पल माने मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। प्रीस्ट माने पुजारी के अवशेष जो है यहाँ से नहीं मिले हैं। और स्वार्ड का मतलब होता है तलवार। तो इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग थे, लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे। अब हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर फोकस करते हुए रखना है। फिर आपको एक चीज बहुत अच्छे से फोकस करनी है। जब आप मेंस का आंसर लिखें, हर थोड़े से समय बाद अपने क्वेश्चन को देखते रहें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमें जो आता है वो सब लिख दें और क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा रहा हो। तो बार बार मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है मोस्ट इंप्रेसिव फीचर क्या है। तो इस सभ्यता का जो मोस्ट इंप्रेसिव फीचर है मेरे प्यारे दोस्तों, वो टाउन प्लानिंग है। क्या है? टाउन प्लानिंग है। तो मैंने जो आपको जो इसमें बताया हुआ है
आप देखेंगे कि कुछ बेसिक बातों के अलावा सबसे ज़्यादा फोकस मैंने आपको टाउन प्लानिंग में दिया हुआ है और टाउन प्लानिंग के बहुत से सारे फीचर मैंने जो है आपको बताए हैं। तो आपको भी इसके टाउन प्लानिंग पे ही फोकस करना है। क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन हमें एग्जाम में, क्योंकि मैं तो यहाँ आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनमें से हमें फोकस किस पे करना है। जब आप एग्जाम दें तो आप टाउन प्लानिंग के ऊपर ही फोकस करें, जैसा कि पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन था आपके मेंस में आया हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम जो है इसके अगले क्वेश्चन पर जो है चलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, वंस अगेन योर हॉट वेलकम ऑन द जोहार एजुकेशन कैंप के ऊपर, कैंपस, जोहार कैंपस के ऊपर आपका स्वागत है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, उसका है शेरशाह सूरी। जोहार के ऊपर आपका स्वागत है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है शेरशाह सूरी की उपलब्धियों और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करें। पहले परीक्षण करें, उसके बाद फिर आलोचना करनी है। क्रिटिकली एग्जामाइन द अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन। तो इसमें दो सेक्शन हैं, एक है अचीवमेंट और एक है कंट्रीब्यूशन ऑफ द शेरशाह सूरी। तो आइए शेरशाह सूरी की जो है इसका हमें परीक्षण जो है करना है। तो चलिए इसका परीक्षण जो है स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है मिडिवल हिस्ट्री से है। कौन से हिस्ट्री से है? मिडिवल हिस्ट्री से है। और मिडिवल हिस्ट्री से जिस टॉपिक से है उस टॉपिक का नाम होता है मुगल डायनेस्टी। और इसी मुगल डायनेस्टी के पहलर में एक राजा है जिसका नाम है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो पर्सनल जो टाइम है 1545 से लेकर के 1540 से लेकर के और 45 1540 से लेकर के 45 तक रहा है, मात्र 5 साल। 1540 से लेकर के 45 तक रहा है, मात्र 5 साल तक, ठीक। अगर हम शेरशाह सूरी के कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था, जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है पूछा गया है। और ये जो फरीद खान था ये बिहार के एक राजा के यहाँ नौकरी करता था जिसका नाम था बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी। तो बहार खां लोहानी के यहाँ ये राजा नौकरी करता था एज ए सोल्जर, और इसको मौका मिल गया राजा बनने का। और राजा बनने के बाद में जो है इसने काम करना जो है स्टार्ट कर दिया था, ठीक। तो चलिए आइए इसके जो है सबसे पहला पॉइंट है बेनिवोलेंट डेस्पोट। तो ये जो है एक दयालु, बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु, एक दयालु जो है और निरंकुश राजा था। निरंकुश राजा। अब कोई व्यक्ति दयालु या निरंकुश एक साथ कैसे हो सकता है, यहीं पे जो है आ जाती है इसकी क्रिटिकली एग्जामाइन, ठीक। तो बहुत ही दयालु और निरंकुश राजा था, ऐसा जो है बेनिवोलेंट डेस्पोट इसको जो है कहा जाता है। दयालु निरंकुश था और दयालु का जो है इसमें मिश्रण था, ऐसा जो है इतिहासकार जो है इसको कहते हैं कि जो है इसमें दोनों चीजें जो है शामिल थीं। अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, अगर हम इसके प्रशासनिक जो है व्यवस्था की बात करते हैं, तो इसको सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी इसके लिए एक सलाहकारी परिषद, हिंदी में क्या कहेंगे, सलाह करने के लिए सलाहकारी एक मंत्री परिषद थी, ठीक है, जिसकी सहायता से ये काम करता था। कौन? शेरशाह सूरी जो है इसकी सहायता से जो है ये काम करता था। अब अगर हम इसके प्रशासनिक सिस्टम को और आगे लेके चलते हैं तो शेरशाह सूरी का जो एम्पायर था वो एम्पायर को जो है इसने बांट दिया था जो है प्रोविंस में। किस में बांट दिया था? प्रोविंस। प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब होता है, प्रोविंस का मतलब होता है जो है प्रांत। तो इसने जो है अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया था, जिसको जो है कहा जाता था सूबा। क्या कहा जाता था?
सूबा कहा जाता था, और यहाँ का जो अधिकारी जो होता था वो सूबेदार होता था। यहाँ का जो अधिकारी जो होता था वो कौन होता था? सूबेदार जो है होता था। प्रांतों का अधिकारी जो है सूबेदार। और प्रांतों को जो है फिर इसने आगे बांट दिया था अपने प्रशासनिक व्यवस्था में। प्रांतों को जो है इसने बांट दिया था अपने प्रशासनिक व्यवस्था में सरकार में। सरकार का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। तो इसने जो है अपने साम्राज्य को बांटा प्रांतों में। प्रांतों को जो है सूबा कहा गया, सूबा जिसका सूबेदार मुखिया होता था, और फिर उसको बांटा सरकार में। सरकार को डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और इसके राज्य में टोटल 47 सरकारें थी, यानी कि टोटल कितने जिले थे? 47 जिले थे। और सरकारों को फिर जो है इसने बांटा था, ठीक है। तो मैं इसको जो है यहाँ पे आपके सामने एरो लगा के बता रहा हूं। इसको बांटा था जो है परगना में। किस में बांटा था? परगना में बांटा था। और परगना को जो है फिर बांटा था विलेज में। विलेज यानी गांव। तो इसके प्रशासन की जो सबसे छोटी जो इकाई जो होती थी वो होती थी क्या? गांव होती थी, जो कि मुकदम या चौधरी जैसे अधिकारी जो है चलाते थे। कौन चलाते थे? मुकदम या चौधरी। मुकदम या चौधरी जैसे लोग जो है चलाते थे। ये जो है इसका प्रशासन है। प्रशासन की हम और आगे बात करते हैं कि इसके प्रशासन में इसका जो है क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है। तो आइए, इसमें किसी भी राजा के लिए जो लैंड रेवेन्यू है वो बहुत मायने रखता है। लैंड रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए इसने क्या कहा था कि जो भी जमीन थी किसानों के पास, उसको सबसे पहले तो जो है इसने पट्टा जो है दिया था। क्या दिया था? पट्टा। तो किसानों को जो है एक पट्टा दे दिया। और कबूलियतनामा जो है इसने प्रथा चलाई थी। एक पट्टा प्रथा चलाई थी और एक कबूलियतनामा जो है प्रथा चलाई थी। पट्टा और कबूलियत क्या होती है कि जो भी इसके पास जमीन थी, मान इसके राज्य में, उसको छोटे छोटे जमीन के टुकड़े किए। इन छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को क्या कहा जाता है आज भी सरकारी भाषा में? पट्टा। और उन पर जो है जिन लोगों को दिया कि मुझे तुमसे 1 साल में इतना टैक्स लूंगा, तब इतना बड़ा पट्टा आपको दूंगा, उसके लिए जो है उसने कबूलियतनामा जो है करवा लिया था। ठीक है। और कबूलियतनामा करवा करके इसने जमीन की 3 क्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 क्वालिटीज में जो है इसने अपने जमीन को जो है बांटा था। सबसे जो है एक बेस्ट, फिर एक जो है गुड, और एक जो है तीसरी बैड। ठीक है, यानी कि खराब, अच्छी और बहुत अच्छी। और जो जमीन जैसी होती थी उसमें उसी प्रकार का जो है टैक्स लिया जाता। मेरे हिस्से में अगर सबसे ज्यादा अच्छी जमीन आई तो मुझसे जो है ये ज्यादा टैक्स जो है लेगा। और लैंड रेवेन्यू की जो रेट होती थी तो 1/3 जो है होती थी। और इसके जो लोगों से जो लैंड रेवेन्यू लिया जाता था वो कैश एंड क्रॉप दोनों में जो है लिया जाता था। कैश एंड क्रॉप का मतलब क्या होता है? नगद भी भुगतान कर सकते हैं आप, और फसल के रूप में भी आप जो है दे सकते हैं। तो ये जो है अपने लोगों से कैश एंड क्रॉप जो है लेता था, यानी कि आप हमें नगद भी दे सकते हो, और अगर आपके पास नगद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप हमें जमीन दे दीजिए, हम उसी से जो है काम कर लेंगे, उसी से जो है काम चला लेंगे। ठीक है। और इसका क्या था? इसने बड़े सारे रोड्स, इसने जो है बड़े सारे रोड्स बनवाए थे। इसका जो फेमस जो रोड था वो जीटी रोड था। जो फेमस रोड था उसका क्या नाम था? जीटी रोड था। उसका नाम ग्रांड ट्रंक रोड था। ये जो है इसका एक क्या है, ये सब इसके कंट्रीब्यूशन है, ये सब इसके अचीवमेंट है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे। बेसिकली जो है इसने 4 रोड बनवाए थे, जिसमें सबसे जो फेमस रोड रहा, जैसे एक था आगरा से लेकर के बुरहानपुर तक। ठीक है, आगरा से लेकर बुरहानपुर तक। जहां तक अगर हम जीटी रोड की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो जीटी रोड ये पाकिस्तान के अटक नामक जगह से लेकर के और भारत से लेकर बांग्लादेश के सोनार गांव तक था ये। ठीक है। तो ये जो जीटी रोड है ये आज के बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान में था, और लगभग जो है ये 2500 किलोमीटर था।
ठीक है। तो ये जो है सब इसका कंट्रीब्यूशन है अपने प्रशासनिक व्यवस्था में। और इसने प्रशासनिक व्यवस्था में इसने कुछ कॉइन्स भी चलाए थे, ठीक है। तो इसने कुछ कॉइन्स भी चलाए थे। इसके एक सिक्के का नाम था दाम और इसके एक सिक्के का नाम था रुपया। तो इसने चांदी का जो है रुपया, सिल्वर, जो कि बहुत फेमस हुआ, और कॉपर का दाम, तो कॉपर का दाम और चांदी का रुपया नामक जो है सिक्के जो है इसने चलाए थे। और चांदी का जो रुपया था मेरे प्यारे दोस्तों, वो तो हमारे भारत में 1835 तक जो है चला था, जब अंग्रेजों के जमाने में जो है ये रह गया था। तो इतना सारा जो है कंट्रीब्यूशन है किसका, शेरशाह सूरी का। इतना सारा कंट्रीब्यूशन जो है मैंने आपको बताया। इसमें जो है आपको क्या देखना है, अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन, क्या उपलब्धि रही और क्या लोगों के लिए काम किया। लेकिन अब इसमें प्रश्न है, एग्जामिन तो हमने कर लिया, क्रिटिकली बताइए कि क्रिटिकली का क्या मतलब है। इसमें पूछा गया है कि आलोचनात्मक परीक्षण करिए। आलोचनात्मक परीक्षण को मेरे प्यारे दोस्तों हम इसमें इस प्रकार से कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने आलोचनात्मक परीक्षण को हम कहेंगे आगे चलते हुए कि शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था एक बड़ा साम्राज्य था सबसे पहले, लेकिन वह उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज का मतलब संगठित। वह अपने साम्राज्य को संगठित नहीं कर पाया। शेरशाह सूरी के बाद में जो सक्सेसर्स जो आए थे, उसके जो उत्तराधिकारी जो आए थे, वो उत्तराधिकारी अपने पिता के साम्राज्य को जो है नहीं संभाल पाए और उसका साम्राज्य केवल और केवल, अगर हम सूर्य वंश की बात करें तो 1540 से 55, मात्र 15 साल के बीच में ही वह खत्म हो गया। इवन के 15 साल में से अगर हम शेरशाह सूरी की अगर हम बात करते हैं तो 1540 से 45 तक 5 साल तक ही वह कर पाया। और इसी 5 सालों में उसने बिहार के सासाराम में अपना जो है एक टॉम भी बनवाया था। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम ये कहेंगे, इसकी आलोचना करेंगे कि इतना अच्छा राजा होते हुए भी लक बाई चांस इसको जिस बिहार के राजा के यहाँ नौकरी करता था उसके यहाँ भी यह चला गया और राजा बन गया। भारत में इसने हुमायूं को पराजित करके भगा दिया, भारत में शासन किया, लेकिन इसका साम्राज्य मात्र 15 साल तक और खुद का समय केवल 5 साल तक रहा और इसके जो उत्तराधिकारी हैं वो किसी भी चीज को संभाल नहीं पाए। तो इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि कैसे जो है शेरशाह सूरी का जो है हमने इसका अचीवमेंट किया, इसके कंट्रीब्यूशन को देखा और उसकी क्रिटिकली भी हमने उसकी बात देखी कि कैसे जो है उसकी यह आलोचना की जाती है कि इतना अच्छा समय होने के बावजूद भी यह अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाया और इसके जो सक्सेसर रहे वो एक से एक कमजोर होते चले गए। इसका जो बेटा था इस्लाम शाह सूरी, वह भी जो है बहुत अच्छा राजा कामयाब नहीं हो सका। इसका मतलब यह है कि यह अपने समय में एक अच्छे कामयाब प्रिंस या युवराज जो है नहीं बना पाया जो आगे चल करके इसके बाद में काम करते। तो ये हमारा जो है जेपीएससी का पेपर था, झारखंड पीसीएस का, जिसको हमने शॉर्ट और लॉन्ग सभी क्वेश्चंस को हमने किया। ठीक है, आगे हम आपको मिलते रहेंगे। आपके लिए जो हमारे आर.के. पांडे सर हैं, आपको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, दिल्ली में बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी ऑनलाइन क्लासेस दिला रहे हैं। आपको जो है उनका धन्यवाद कहना चाहिए। जोहार एजुकेशन कैंपस का जो है आपको धन्यवाद कहना चाहिए कि इतनी सारी अच्छी सुविधाएं आपको जो है मिल रही हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत जल्दी ही हम आपके सामने फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। Good morning, my dear students. Welcome in my class. I am your host, दोस्त, फ्रेंड, टीचर, मेंटर निर्देश भारद्वाज और मेरी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभी इस समय उपस्थित हूँ आपके सामने जोहार एडू कैंपस पे। हमारे सर पांडे सर के द्वारा एस्टैब्लिश झारखंड के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है और झारखंड में जन जन तक, बच्चों बच्चों तक शिक्षा को पहुँचाना है। जेपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए जो कंपटीशन क्लासेस उनको पहुंचाने का बीड़ा जो उठाया है, उसी बीड़े के तहत आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं। अभी हमने
जो जेपीएससी का जो मेंस का पेपर हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आइए उन पर नज़र डालते हैं। इससे पहले हमने जो 10 MCQs थे, प्रीलिम्स टाइप जो क्वेश्चंस थे, उनको हमने सॉल्व किया। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया। फिर उसके बाद में शेरशाह सूरी का जो अचीवमेंट है और कंट्रीब्यूशन है उससे क्वेश्चन पूछा था, उसको हमने सॉल्व किया। फिर एक छोटे से ब्रेक के पश्चात मैं आपके सामने अगेन रिप्रेजेंट हुआ हूं और अब हमारा जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो एक क्वेश्चन है हिस्ट्री का, और जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये सर्कल में है, जोहार एडू कैंपस के सर्कल में है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका के बारे में वर्णन करिए। आइए इस क्वेश्चन को जो है हम देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहली बात तो ये है, हमेशा की तरह, कि ये हमारे जो है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। कौन से हिस्ट्री से है? मॉडर्न हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहास से ये क्वेश्चन है। और आधुनिक इतिहास के जिस पर्सनैलिटी से, जिस शख्स से ये क्वेश्चन है उसका नाम है महात्मा, उनका नाम है महात्मा गांधी जी। उनका नाम है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी से ये टॉपिक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधी जी का क्या जो है रोल रहा है, क्या जो है योगदान रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो सही है, आइए इसकी शुरुआत करते हैं गांधी जी से। बेसिकली इसमें गांधी जी के रोल के बारे में जो है पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा गांधी जी के बारे में जो हम बेसिक बताएंगे कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस क्योंकि गांधी जी के बारे में एक बात दो बात हमें जो है लिखनी पड़ेगी, एक या दो लाइन। वैसे आप जानते होंगे कि वह हुए, फिर उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, इंग्लैंड पढ़ने के लिए पहुंच गए। इंग्लैंड में जब पढ़ने के बाद में फिर वह इंडिया वापस आ गए और राजकोट में नौकरी करने लगे। लेकिन जब उनकी बैरिस्टर की जो जॉब थी या बैरिस्टर का जो उनका ऑफिस था वो जब अच्छे से नहीं चला तो उन्होंने फिर जो है नौकरी करनी शुरू कर दी थी। हालांकि उन्होंने बम्बई में ऑफिस भी खोली थी। इसी समय साउथ अफ्रीका में नस्ल भेदी के आधार पर कुछ समस्याएं हो रही थी। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में बुलाया गया। गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका जो है जाते हैं। कहाँ जाते हैं? साउथ अफ्रीका जाते हैं। गांधी जी के साथ जाने के टाइम पर ही एक घटना घट गई थी। गांधी जी, जैसा कि आपके एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, कल हमने सॉल्व किया हुआ था कि गांधी जी को कहाँ, किस स्टेशन पर उतार दिया गया था। तो जब गांधी जी 1893 में ही डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उनको जो है एसी के डिब्बे से उतार दिया गया था, क्योंकि भारतीयों को अफ्रीका में एसी के डिब्बे में या फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठना अलाउ नहीं था। इसके बाद गांधी जी को झकझोर दिया इस घटना ने। इस घटना ने गांधी जी को झकझोर दिया और उन्होंने ये सोचा कि जब मेरे जैसे आदमी के साथ इस कंट्री में ये हो सकता है तो जो आम लोग जो रह रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, उनके साथ क्या होगा। यह सोचने के बाद में गांधी जी एक्शन में आ गए और गांधी जी 1893 से लेकर के और 1915 तक रहे और वहाँ पे जो रंग भेद की जो नीति थी उसके खिलाफ उन्होंने जो बीड़ा उठाया और वहाँ पे वह भारतीयों को बचाने में कामयाब हुए। इसके बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस आ जाते हैं। और क्योंकि पूछा गया है ना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, तो राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका इंडिया से शुरू होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाए। 9 जनवरी 1915 को इंडिया में गांधी जी वापस आ जाते हैं। हम उनका भव्य स्वागत करते हैं और गांधी जी से कहते हैं कि गांधी जी, आपने जो अफ्रीका में किया हुआ है ऐसा ही जो है यहाँ पे करिए और हमें भी अंग्रेजों से बचाइए। गांधी जी कहते हैं मुझे अभी इसके लिए 2 साल चाहिए। गांधी जी 2 साल व्यक्तिगत रूप से अपने लिए रख लेते हैं और वह अपने चले जाते हैं। इधर अंग्रेजों के साथ हमारा संघर्ष जो है जारी था। तभी गांधी जी की अब भूमिका की बात आ जाती है। इसके बाद जो है बिहार में एक जगह है जिसका नाम है चंपारण। बिहार में
एक जगह है जिसका नाम है चंपारण। 1917 में चंपारण में नील की खेती के खिलाफ 1917 में चंपारण में नील की खेती के खिलाफ जो है आंदोलन हो रहा होता है। राजकुमार शुक्ल इस चंपारण के रहने वाले जो एक किसान थे जिनका नाम है डॉक्टर राजकुमार शुक्ल। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? राजकुमार शुक्ल। ये जो है यहाँ से अब हम जो है प्रॉपर पढ़ रहे हैं, ये गांधी जी की भूमिका स्टार्ट हो गई है। यहाँ से राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी चंपारण में जाते हैं और चंपारण में जाकर के अंग्रेजों से लड़ते हैं कि जो इंडिगो है, जो नील है, उसकी खेती अब हमारे यहाँ जो है नहीं की जाएगी, और गांधी जी इसमें सफल हो जाते हैं। गांधी जी नील की खेती को, एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी में गांधी जी भी थे और कमेटी रिकमेंड करती है कि जो नील की खेती हो रही है वह अब नहीं होनी चाहिए। तो यहां से गांधी जी के यहां से जो है ये सफलता पूर्वक जो है ये गांधी जी का, तो सबसे पहला योगदान गांधी जी का ये है कि गांधी जी ने बिहार के चंपारण में अपने भारत में नील की खेती से त्रस्त किसानों को बचाया। ठीक है, भले ही यहाँ पे गांधी जी की यह कह करके आलोचना की जाती है कि गांधी जी का यह जो आंदोलन जो सफल हुआ वो पूरे भारत में नहीं, जबकि भारत के एक छोटे से हिस्से में रहा, और इस हिस्से का, उस पार्ट का नाम है चंपारण, वो भी पूरे बिहार में नहीं था, बिहार का एक जिला है। लेकिन कोई लीडर 15-20 साल विदेश से यहाँ पे आते हैं और वह अपने आंदोलन की या भूमिका की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत में ही अगर उनको सफलता मिल जाती है तो एक ये मनोबल बढ़ाने वाली बात होती है। इसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों, गुजरात में खेड़ा नामक एक जगह है। खेड़ा में जो है 1918 में फरवरी 1918 में खेड़ा में फिर वही समस्या आ जाती है, किसानों को वहाँ शोषण हो रहा होता है। गांधी जी खेड़ा में जो है पहुँचते हैं और किसानों से जो है आंदोलन करने के लिए जो है बात करते हैं, आंदोलन होता है, और इसमें भी जो है टैक्स की बात हो रही होती है, और ये भी जो है गांधी जी का सफल आंदोलन जो है होता है। खेड़ा आंदोलन भी गांधी जी का सफल आंदोलन होता है, ये गांधी जी का कंट्रीब्यूशन है। इससे इसी समय एक और आंदोलन है जिसको कहते हैं लेबर मिल मूवमेंट ऑफ अहमदाबाद। लेबर मिल मूवमेंट ऑफ अहमदाबाद, लेबर मिल मूवमेंट ऑफ अहमदाबाद 1918, यहां पर भी जो है आंदोलन हो रहा था। और ये जो हमारे भारत के जो मिल के जो मालिक थे, जो कपड़ा बनाने वाली जो मिल थे, उनके जो मालिक थे, हमारे उस समय काम करने वाले मजदूरों का शोषण कर रहे थे। ये मामला जो है, इस मामले की जो सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि ये मामला इंडियन वर्सेस इंडियन का था। इसमें कहीं भी जो है अंग्रेजों का रोल नहीं था। हमारे मजदूर भी भारत के और हमारे मिल के मालिक भी भारत के। गांधी जी के पास मजदूरों ने खबर पहुंचाई, गांधी तुरंत जो है मजदूरों के पास पहुंचते हैं, हड़ताल में जुट जाते हैं और उनको बाकायदा जो है जो प्लेग नामक बीमारी थी उसका मुआवजा दिलाने में जो है सफल होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये भी गांधी जी का एक सफल आंदोलन रहा। लगातार 1917 में, 1918 में एक एक करके गांधी जी के 3 आंदोलन सफल हो जाते हैं, और इस आंदोलनों के द्वारा हमारे भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर भारत के लोगों के बीच में एक बहुत ही बड़े पैमाने पर जागरूकता पनपती है कि कोई अब व्यक्ति हमारे पास, हमारे साथ खड़ा हुआ है जो कि हमें सही रास्ता दिखा रहा है और हमारा लीडर है। इसी गांधी जी के सफल अभियानों से घबरा करके अंग्रेजों ने भारत के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए रॉलेट एक्ट जो है बनाया था 1919 में। रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी गांधी जी ने भूख हड़ताल की बात कह दी थी और कहा था कि ये जो मेरी भूख हड़ताल होगी वो अखिल भारत के लेवल पर होगी। इस भूख हड़ताल की वजह से या इसकी घोषणा की वजह से ये काफी चर्चा में आए, और यहाँ पर भी हम अंग्रेजों के ऊपर काफी हद तक दबाव बनाने में सफल रहे। लेकिन गांधी जब दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो उनको पलवल में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इस घटना में बहुत सारे भारतीय मार दिए जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इसके पश्चात गांधी जी ने
घोषणा कर दी थी कि अब मैं अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला करके ही रहूंगा। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या जो है असहयोग आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी थी। लेकिन ये वही समय है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव जब विश्व इतिहास पे पड़ता है तो इंग्लैंड के और तुर्की के बीच में एक संधि होती है जिसका नाम है सेवर्स की संधि, और सेवर्स की संधि के द्वारा जो है तुर्की को तहस नहस कर दिया जाता है। तुर्की में इस समय पूरी दुनिया के मुसलमान रह रहे थे, और उन मुसलमानों के द्वारा हमारे भारत में एक आंदोलन शुरुआत कर दिया गया था जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों खिलाफत मूवमेंट। इसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। इस खिलाफत मूवमेंट को भारत के मुस्लिम भाइयों ने शुरुआत किया था, और जब इन मुस्लिम भाइयों ने हम गांधी जी से संपर्क किया तो गांधी ने कहा मैं 100% आपका सहयोग करूंगा, आपके साथ रहूंगा। यहाँ पे गांधी जी ने कहा था कि पिछले 100 सालों में ऐसा एक भी मौका नहीं आया है जहां पे हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया जा सके। मैं समझता हूं कि ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है और हिंदू और मुस्लिम वर्ग को साथ आकर के जो चलना चाहिए। तो हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के ये बहुत बड़ा मौका था, और गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े, और इस आंदोलन से जुड़ करके हिंदू मुस्लिम लोगों ने खिलाफत आंदोलन को चलाया, जो कि खिलाफत आंदोलन 1924 में मजबूरी में उस समय समाप्त हो गया जब अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा की हत्या करवा दी थी। कुल मिलाकर के गांधी जी का इसमें कंट्रीब्यूशन ये है कि गांधी जी ने कभी भी किसी भी ऐसे मौके को नहीं छोड़ा जहां पे देश हित में काम किया जा सके। ये गांधी जी का जो है क्या है कंट्रीब्यूशन है भारत के इतिहास में, भारत के आजादी के इतिहास में। इसके पश्चात गांधी ने घोषणा कर रखी थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन होगा, और इसके पश्चात गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट कर दिया। 1920 में स्टार्ट कर दिया, और भारत के लोगों से कहा कि कोई भी भारतीय व्यक्ति अब अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा, सब क्या करेंगे, सब असहयोग करेंगे, सब नॉन कॉपरेशन करेंगे। और गांधी जी ने यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स यानी रचनात्मक, तो हमारे भारत में यहाँ पे रचनात्मक कार्यों के बारे में जानकारी होती है। हमारे यहाँ रचनात्मक कार्यक्रम जो है प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कौन कौन से रचनात्मक कार्यक्रम होते हैं? चरखा चलाना, चरखा चला करके कपड़ा बुनना, अंग्रेजों के द्वारा किए गए चीज़ों को छोड़ना, स्कूलों में न पढ़ना, उनकी नौकरियों से त्यागपत्र दे देना, ये सब रचनात्मक कार्यक्रम जो है होते हैं। और कुल मिलाकर के 1920 से लेकर के 1922 तक ये चलता है। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना की वजह से गांधी जी को यह असहयोग आंदोलन समाप्त करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें गांधी जी ने एक सीख दी कि अगर हम किसी भी आंदोलन को बहुत लंबे समय तक चलाते हैं तो उससे लोगों के मन में नीरसता और उदासीनता का भाव आ जाएगा। इसलिए जब भी हम कोई आंदोलन चलाएं तो उसको गति दें, और एक निश्चित समय बाद उसको जो है थोड़ा सा बंद कर दें, स्टॉप कर दें, स्थगित कर दें, और उसके बाद फिर दोबारा चलाएं। गांधी जी ने इस आंदोलन को चौरी चौरा की घटना के पश्चात 1922 में स्थगित कर दिया, और जो हिंसा हुई थी चौरी चौरा में उसकी वजह से गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन गांधी जी ने जेल जाने से जो है मना नहीं किया था। तो ये गांधी जी का जो है भारत के इतिहास में योगदान है। इसके पश्चात गांधी जी ने जब अंग्रेजों ने हमारे भारत में नमक कर लगाया था, इसके पश्चात क्या है गांधी जी का योगदान कहाँ आता है? तो जब हमारे भारत में अंग्रेजों ने साल्ट टैक्स या नमक कर जो है लगाया था, साल्ट टैक्स लगाया था, तो इसके खिलाफ गांधी जी ने दांडी यात्रा की जो है शुरुआत करी थी। किसकी शुरुआत करी थी? दांडी यात्रा की जो है शुरुआत करी थी। और गांधी जी ने लगभग 380 किलोमीटर की यात्रा खुद पैदल जो है करी थी 24 दिन में। और इसमें गांधी ने चुन करके केवल 78 लोगों को अपने साथ लिया था। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि 78 ही क्यों लिए थे? 50 ले लेते, 100 ले लेते, 78 क्यों लिए, 80 क्यों नहीं किए? तो यहाँ पे गांधी जी ने, जैसे आज हम लोग किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए अपना एक सिस्टम होता है, तो गांधी जी ने एक सिस्टम के तहत ऐसे 78 लोगों को चुना जो गांधी जी के साथ कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर चल सके, जो अपने पथ से भ्रष्ट ना हो। गांधी जी ने कह दिया था अपने अनुयायियों से जो दांडी यात्रा में गए थे कि हम बहुत लंबी यात्रा करेंगे और इस यात्रा के दौरान बड़े सारे शहर और गांव से होकर के गुजरेंगे। कोई भी मेरा सत्याग्रही इन लोगों से जो रास्ते में हमारा सम्मान करेंगे, किसी प्रकार की ऐसी कोई वस्तु ग्रहण नहीं करेगा जो कि हमें अपने मार्ग से
हटाने में कहीं हमें मजबूर न कर दे। तो बिल्कुल जो है उनको जो सत्याग्रही के तौर पर चुना गया था, उनको सत्याग्रही की शिक्षा दी गई थी और तब जाकर के जो है ये पूरा का पूरा जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है चलाया था। तो क्वेश्चन पर जैसा कि मैंने कल बताया था कि हमें हर पल हर समय हमें यह ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। इसके पश्चात गांधी जी का जो सबसे बड़ा जो आता है वो क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, जिसका नाम होता है मेरे प्यारे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम तो क्या, आप तो क्या, हमारे भारत का कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इसकी एक एक बात को नहीं जानता हो। 1982 में गांधी जी ने बहुत कुछ विरोध सहने के बावजूद भी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। भले ही यह इतिहास के तौर पर असफल आंदोलन माना जाता है, लेकिन यह आंदोलन हमारे भारत के ऊपर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ने में जो है सफल रहा था। इसके अलावा गांधी ने विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की स्थापना करी थी। किसकी? विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। गांधी जी हमेशा जो है गांव को बहुत प्रायोरिटी पे, बहुत ही मुख्य तौर पे रखते थे। गांधी ने कहा था कि मेरा देश जो बसता है वो गांव में बसता है। तो गांधी जी ने गांव के लोगों का उद्धार करने के लिए ग्राम उद्योग संघ की जो है स्थापना करी थी। ये गांधी जी का इतिहास के तौर पे एक योगदान है। ग्राम उद्योग संघ की जो है स्थापना करी थी गांधी जी ने, ताकि इसके द्वारा गांव के लोगों में उद्योगों की भावना बनाई जा सके। और जो है इसके साथ साथ बेसिक एजुकेशन या तालीमी संघ की भी जो है गांधी जी ने स्थापना करी थी। बेसिक एजुकेशन या तालीमी संघ की जो है स्थापना की थी। तो गांधी जी ने और क्या किया था? गांधी जी ने क्या कंट्रीब्यूशन है? गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया था और हरिजन संघ की जो है स्थापना करी थी। हरिजन आप जानते हैं हमारे सोसाइटी में जो निम्न स्तर पर जो वर्ग पाया जाता है उसे हरिजन संघ जो है कहा जाता है। इसके अलावा गांधी ने गौ रक्षा संघ, गौ प्रोटेक्ट एसोसिएशन की स्थापना करी थी। गौ रक्षा संघ। तो कुल मिलाकर के गांधी जी के अगर हम कंट्रीब्यूशन की या योगदान की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो जब से गांधी जी भारत में आए और तब तक उनकी हत्या हुई 1948 तक, उन्होंने हर कदम कदम पर भारत की रक्षा के लिए अपनी जान की प्राणों की बाजी लगा दी थी। और सबसे ज़्यादा गांधी जी निम्न वर्ग या गांव की तरफ जो देखते थे। अगर हम गांधी जी के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उस गांधी जी का कंट्रीब्यूशन हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलता है। हमें गांधी जी का ये अपने संविधान में भी मिलता है। जैसे आपने पढ़ा है पंचायती राज व्यवस्था, तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये गांधी जी की देन है। जो छुआछूत आप देखते हैं जो हमारे संविधान में भी है, जो छुआछूत है जो हमारे संविधान में भी है, पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, छुआछूत जो है जिसे अनटचेबिलिटी कहते हैं, छुआछूत, ये सब जो है गांधी जी की जो है देन है। ये सब जो है गांधी जी की देन है। बड़े सारे प्रावधान गांधी जी से संबंधित हमारे डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट में, हमारे में। तो निष्कर्ष के तौर पे आपको क्या लिखना है कि गांधी जी भारत के एक महान लीडर थे। उन्होंने देश की खातिर अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम में या राष्ट्रीय आंदोलन में 1915 से लेकर के जब तक वो आए, उन्होंने हर आंदोलन में अपना जो योगदान जो हमने बताया है वो एक एक करके पूरा योगदान जो है उन्होंने दिया है। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों के सामने समस्या ये रहती है कि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को कम शब्दों में जो है कैसे लिखा जाए। तो हर गांधी जी के जो भी आंदोलन 1917, 1918, 1918, 1920, ठीक है, कहीं पर उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया, कहीं पर उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। फिर इसके बाद जो है ये दांडी यात्रा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब के पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा लिखते हुए आपको जो है क्वेश्चन जो है पूरा करना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा जो जेपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें पीटी के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने सबको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। एक बार मैं आपका फिर हार्दिक स्वागत करता हूं इस एजुकेशन कैंप पे, जोहार एजुकेशन कैंपस पे आपका स्वागत है। और इसको आप देखिए, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। बहुत जल्दी ही
हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कुछ जीएस के सेक्शंस और हिस्ट्री ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।